नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का इतिहास का जो है दूसरा अध्याय हम लोग देखेंगे, समाजवाद एवं साम्यवाद। भैया अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, काहे कि यही वीडियो में आप लोग का जो है पूरा अध्याय जो है आप लोग का समाप्त हो जाएगा। भैया 5 घंटा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं, बस ये 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो होगा। पूरा देख लीजिए, पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी 110% है। आप लोग को जो है पूरा ये जो है समाजवाद एवं साम्यवाद की जो कहानी आप लोग को याद हो जाएगा। भैया याद हो जाएगा तो दोबारा पढ़ने का जरूरत होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को ना आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, ऐसे मत जाइएगा, पूरा देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, तो भैया ये जो समाजवाद एवं साम्यवाद जो अध्याय है इसमें 2 वर्ग की बात होगी। 2 वर्ग कौन सा होगा? एक हो जाएगा पूंजीपति वर्ग और दूसरा हो जाएगा श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग कौन होता है भैया? अमीर आदमी। केरा कहते हैं अमीर आदमी, जेकरा पास धन दौलत सब चीज रहता है वो अमीर आदमी। श्रमिक आदमी किसको कहते हैं? मजदूर को, जो दिन भर कमाएगा तभी शाम में उसके घर में चूल्हा जलेगा, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? श्रमिक वर्ग के लोग। ओके, तो आ जाओ भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा आप लोग कि सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है। समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है तो भैया ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बड़ा डिफिनेशन देने से कोनो जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात में समझो कि उत्पादनों के सभी साधन पर सरकार का अधिकार हो, उसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। अब सरकार का अधिकार हो मतलब अपना अधिकार हो, नहीं समझे? ट्रेन पे क्या लिखा रहता? आपकी संपत्ति है लिखा रहता है ना, तो मतलब क्या है? वो अपना अधिकार हो, सरकार का कोई भी चीज हो। अब मान लो सरकारी स्कूल कौन खोलते हैं? सरकारें ना खोलते हैं जी। किसका अधिकार रहता है उस पे? आम पब्लिक का अधिकार रहता है। इसलिए जिस पे सरकार का अधिकार होगा उस पे अपनो अधिकार होगा, है कि नहीं है? तो सीधी सी बात, अगर समाजवाद पूछे तो उत्पादनों के सभी साधनों पर किसका अधिकार हो? किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो, मतलब अपना अधिकार हो। भैया सरकार कौन बनाता? हम ही लोग ना बनाते हैं। हम ही लोग वोट देके तो उसको सरकार बनाते हैं, और वो हम ही लोग के पैसा से, टैक्स से क्या बनाते हैं? स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। उस पे किसका अधिकार? अपना अधिकार। ओके, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। दूसरी बात यहां पे हम लोग को समझना है क्या? साम्यवाद। अब देखो साम्यवाद जो है ये रूस से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था भैया? रूस। रूस जानते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, ठीक है। ये भी समाजवाद के तरह होते हैं। जो साम्यवाद है ये भी किसके तरह होते हैं? समाजवाद के तरह होते हैं, लेकिन इसमें जो है लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है। भैया हम इंटर पास हैं तो हमको ड्राइवर वाला, बिहार पुलिस वाला नौकरी मिल जाएगा, है कि नहीं? हमको दरोगा अगर बनना है तो हमको क्या करना होगा? ग्रेजुएशन करना होगा, बीए करना होगा, बीएससी करना होगा उसके लिए। तो मतलब यहाँ पे योग्यता के अनुसार उसको कार्य दिया जाता है। अब मान लिया जाए ट्रेन चल रहा है या हेलीकॉप्टर चल रहा है, तो भैया अगर हम लोग को दे दिया जाए, मान लो हम लोग नहीं पढ़े, उसकी पढ़ाई होती वो नहीं पढ़े, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? घोड़े पे उतार देंगे। वही चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है, लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है। किसमें? साम्यवाद में। पद तथा योग्यता के अनुसार उसका वेतन भी दिया जाता है। ये चीज तो जानते ही हैं। तो सबसे बढ़िया कौन है भैया? साम्यवाद है बढ़िया। कि पहली बात तो यहाँ पे भैया जो जिस लायक रहता है उसको उस अनुसार का काम मिल जाता है। दूसरी बात, पद तथा योग्यता के अनुसार उसको पैसा भी तो दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन इससे पहले आप लोग को समझना था पूंजीवाद। अब कहिए क्यों? ये चीज जो आपने पढ़ा भी, समाजवाद तथा साम्यवाद जो आपने पढ़ा, इससे पहले क्या था? पूंजीवाद था। तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, अब यहाँ पे एक दृश्य देख के आपका कलेजा कांप जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ये देखिए, ये जो मोटू पोटू है, ठीक है, ये जो मोटू आदमी है कौन है? अमीर आदमी है। क्या भैया? ये अमीर आदमी है। ये जो है लेबर, श्रमिक वर्ग के आदमी है। क्या है? कौन है? ये श्रमिक लोग हैं, ठीक है, किसान लोग, मजदूर लोग हैं। तो भैया ये देखो नोट के गद्दी दिखा रहे, क्या करे? गड्डी दिखा रहे। अब ये जो है, ये गरीब आदमी जो है दिन भर काम किया, मालिक देखो पगड़ी रख देते थे। पहले के जमाने में जब अमीर आदमी या बड़ा आदमी को देखते थे ना, जो गमछा वगैरह रहता नीचे आगे रख देते, ऐसे करते थे, तब जाके वो पैसा देते थे। नजर उठा के बात करने का औकात नहीं था उस समय,
श्रमिक लोग को, ठीक है। मालिक कल के लिए कुछ दे देते तो घर में रोटी जब बन जाता, ऐसे बात करते थे। और ये देखो इनको जो है एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर अमीर लोग हैं तो हम लोगों के वजह से, हम लोग गरीब लोग के वजह से अमीर लोग हैं, नहीं तो होता ही नहीं, संभव ही नहीं है। कहिए कैसे? जो अमीर लोग फैक्ट्री वगैरह डालते हैं, या वो खुद का घर क्यों ना बनाए, खुद का घर ये बना पाएंगे? ये बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। उनके लिए क्या चाहिए? गरीब मजदूर चाहिए, श्रमिक लोग चाहिए, तब जाके घर बनेगा। उनके फैक्ट्री में कौन काम करता है? मजदूर लोग काम करते हैं। उनका इसका हिम्मत है काम करने का? नहीं है। इनके पास पैसा है, लेकिन काम कौन करता है? गरीब आदमी करता है। और गरीब नहीं रहेगा तो फिर अमीर किस काम का? ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ें हैं, एक लाइन आप लोग समझ लीजिएगा तो बेहतर होगा। देखो अमीर के, यहाँ पे समझना है, ठीक है। अमीर के घर पर बैठा कौवा, अमीर के घर पर बैठा कौवा सबको मोर लगता है। अमीर के घर पे बैठा कौवा सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी, और गरीब का भूखा बच्चा सबको क्या लगता है? चोर लगता है। साला चोर आदमी होगा, है कि नहीं? ये सच्चाई है। ओके, आ जाओ भाई, अब हम लोग समझते हैं भैया पूंजीवाद, ठीक है। पूंजीवाद, देखो एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, बशर्ते भैया आप लोग इस वीडियो को ना पूरा वॉच कीजिए, समझ में आ जाएगा भैया। आजकल मैं देख रहा हूं, जो चीजें देख रहा हूं वो बता रहा हूं। एक अध्याय का ना 15 एपिसोड बना रखे हैं लोग, 15 बार। क्या चीज पढ़ाते हैं वो हम नहीं कहेंगे बाबू, लेकिन 15 एपिसोड है, और देख के सर दर्द करने लगता है। यही चीज तो होगी, ठीक है। चलो भाई, देखो पूंजीवाद किसको कहते हैं बच्चों? उत्पादनों के सभी अधिकार पर किसी निजी व्यक्ति का, ध्यान समझिएगा, का स्वामित्व हो, उसे ही पूंजीवाद कहते हैं। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको मोदी जी का याद दिला देते हैं। अब यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स वगैरह से होगा वो मेरे दिमाग पे मत चढ़ना मेरे भाई, कोई टेंशन है, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए। देखो अब देखो यहाँ पे जो है क्या हो गया? पूंजीवाद। अब ये पूंजीवाद में क्या होता था बच्चों? अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूंजीवाद में होगा क्या? जैसे अभी बिजली, जो जितना आप बिजली देख रहे हैं ना, बिजली बिक गया है। बिजली कौन ले लिया? एक निजी व्यक्ति ले लिया। ये ठेकेदार ले लिया। कौन ले लिया? निजी व्यक्ति का हो गया, किसी का। अब ये जो है, मान लो ये सरकार जो है किसको दे दिया? सरकार दे दिया निजी व्यक्ति को। अब ये निजी व्यक्ति जो है क्या करेगा? इसका मन है कि हम 8 रुपया यूनिट लेंगे, 10 रुपया यूनिट लेंगे, ठीक है। इसका मर्जी के अनुसार हम लोग को चलना होगा। तो इसमें क्या होता था? पूंजीवादी या पूंजीवाद जो था, उत्पादनों के सभी अधिकार, किसी भी चीज पे किसका अधिकार होता था? एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता था, और उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें। आप देखिए एक चीज, सिंपल सी बात समझिए, अभी जितने भी सरकारी चीजें हैं बहुत गंदा है। अस्पताल जाइए, वहां पे कोई चीज नहीं मिलेगा आपको। लास्ट में कहाँ भाग के जाते हैं? गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं रहता है भाई, वो जाते हैं सरकारी अस्पताल में, अभी भी जाते हैं, वो अपना इलाज करवाते हैं किसी ना किसी वजह से। लेकिन सरकारी काम जितने भी हैं सब खराब है। देखिए सरकारी काम जितने भी सब खराब है। आज प्राइवेट चीजें आगे बढ़ने लगी, तो मोदी जी भी बोले भैया चलो, जब सरकारी चीज की हिनाई हो रही तो आप लोग प्राइवेट में ही काम कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहां पे बात समझने वाली है। तो प्राइवेट चीज जो है, प्राइवेट स्कूल जाके देखो, बहुत बच्चे एकदम साफ सुथरा आते हैं, महीना में पेमेंट उन लोग को मिल जाता है, पढ़ाई के मामले में भी आगे। तो सब जो है आजकल प्राइवेट स्कूल से पढ़ना शुरू कर दिया। बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल, अस्पताल से, वहां से इलाज करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि भैया सरकारी लेल देल है। कहा कि डॉक्टर आवे के टाइम है 10 बजे, आएगा 11 बजे 12 बजे। हाँ कौन? हाँ थोड़ा बात कर रहे हैं, सुनते तक भी नहीं है। ये चीजें मुझे बहुत खराब लगता है। तो पूंजीपति जो समय था, उस समय पूंजीवाद का जो समय था, ये 18वीं शताब्दी में आया था। अब इसमें यहीं तक नहीं हुआ, अभी तक हम लोग को सताया जा रहा है। अभी अगर कहा जाए कि पूंजीवाद नहीं है तो भैया गलत बात है, मैं आपको दिखा दूंगा ना, ठीक है। तो पूंजीवाद किसे कहते हैं? किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, अधिकार हो, उसे ही पूंजीवाद कहते हैं। अब सीधी सी बात करो, ये 18वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ था। औद्योगिकरण का बड़े पैमाने पर स्थापना हुआ। औद्योगिकरण समझते हैं, नया नया फैक्ट्री, हाँ उद्योग वगैरह लगना शुरू हो गया। तब इससे कहिएगा सर अच्छा बात है ना? नहीं, अच्छा बात नहीं है। नया नया मशीन आने लगा, नए नए मशीन को लाया गया। अब बताइए, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, जहां पे, हेलो आवाज आ रहा है, ठीक है, जहां पर अगर
100 आदमी काम करता था, अब 100 आदमी का एक मशीन काम कर देगा। एक मशीन जो है 100 आदमी के काम को अकेला कर देगा मशीन। तो ये गलत है कि नहीं? देखो उनका तो काम जल्दी निकल जाएगा, लेकिन किसी बेरोजगार आदमी का रोजगार छिना गया। ठीक है, अब देखो इसमें पूंजीपति के लिए, तब फिर भी उसमें तो जो भी गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था, श्रमिक आदमी था, वो तो काम करेगा ही करेगा। तो इसमें जो पूंजीपति के लोगों के कारखानों में श्रमिक लोगों का जो कार्य करते थे, ठीक है, पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे उसमें जो है श्रमिक वर्ग के लोग कार्य करते थे। ठीक है, अब देखिए ये अपना तो होशियारी दिखा ही दिया, भैया हम मशीन ला ही लिए। तभी उस दिन से सताना शुरू कर दिया। किसको? श्रमिक लोगों को बहुत सताते थे, मारते थे, पीटते थे, खाना तक के पैसे नहीं देते थे, बांध के रखते थे उन लोग को। तो श्रमिक लोगों का क्या होने लगा? शोषण होने लगा। ठीक है, समय से अधिक कार्य करवाता था और भैया पैसा नहीं देता था, दिन भर काम करता था और पैसा नहीं दिया जाता था। श्रमिक वर्ग जो है बहुत इस अत्याचार को सहते सहते, जानते हैं ना, एक बात बता रहे हैं, जब किसी का अत्याचार अधिक बढ़ने लगा तो समझो उसका नाश हो जाएगा, है कि नहीं? अगर कोई इंसान किसी इंसान पे अधिक अत्याचार करने लगे, समझो इसका कहानी खत्म है। ठीक है, तो श्रमिक वर्ग लोग जो है सिर्फ पैसे से कमजोर थे, देश थोड़े कमजोर होते हैं। हाँ, अमीर आदमी अपन पावर से, पैसे से मजबूत रहते हैं, देह से मजबूत नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, ये बोला भैया आप यहाँ से नाक से ऊपर पानी चढ़ गया, हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा, इसीओ मर जाएंगे, तो ऐसा करते अगर आप मारिए के मरेंगे ना। तो ये लोग जो है आवाज उठाना शुरू कर दिया और अपना एक संगठन बनाया। ठीक है, अपना एक संगठन बनाया और पूंजीपति के लोग के जो है ये लोग खिलाफ होने लगा। ठीक है, क्या लगा? विरोध करने लगा उन लोग का। ठीक है, अब विरोध करने लगा तो इसके बाद तो आंदोलन होगा ही होगा, है कि नहीं? चीजों को समझेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं? यूटोपियन समाजवादी। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको यूटोपियन समाजवादी को आप लोग स्वप्नदर्शी भी बोल सकते हैं, स्वप्नदर्शी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो यूटोपियन समाजवादी में सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे सेंट साइमन। क्या थे? सेंट साइमन। ये अपने विचार को रखे थे, कि विचारधारा को रखे थे। प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। ये क्या था? ये देखिए, एक मुंह देख रहे हैं, क्या हो भाई साहब, ठीक हो ना? चलिए, ये देखिए इस तरह के लोग थे, ये सब जो थे विचारधारा के लोग थे। ठीक है, विचार, अपने अपने विचार को रखने वाले लोग थे। इसका जो मानना था कि भैया कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण नहीं कर सके। मतलब ये अपना विचार रखे थे कि भैया राज्य के लोगों को इस ढंग से रखा जाए ताकि चाहे श्रमिक लोग हो या पूंजीपति वर्ग के लोग हो, उसमें जो है शोषण का कोई काम, शोषण नहीं होनी चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, बदले में मिलजुल कर प्राकृतिक का दोहन करें। ठीक है, अब यहाँ पे प्रत्येक को उसकी क्षमता, यही कहते थे सेंट साइमन जी, कहते थे भैया जिसकी जितनी क्षमता उसके अनुसार उसको पैसा दो। ठीक है, उसको कार्य मिलना चाहिए, उसको वेतन मिलना चाहिए उनके अनुसार। ठीक है, तू भाई अंदर चला जा। ठीक, तो ये चीजें थी। कौन बोले था भैया? सेंट साइमन। दूसरा आता है आपका यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी में चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स फूरिये। ठीक है, देखो नाम ऐसे ऐसे रहेंगे। तो ये जो थे आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोध करता था। ये जो थे, ये चार्ल्स कौन है भैया? फूरिये। ठीक है, चार्ल्स फूरिये, देख रहे हैं ना दादाजी, अभी वो गुस्साइले लगते हैं। चलो भाई, तो ये जो थे ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हम इनको मानते हैं कि अच्छे। देखो इनका जो कहना था भैया औद्योगिकवाद का, ये कहते थे, विरोध करते थे। अब विरोध इसलिए करते थे, इसका कहना था कि भैया श्रमिक लोग जो हो, तुम लोग अपने गांव में काम करो। ठीक है, ये उद्योग में आओगे तभी पूंजीपति लोग तुम्हें सताएंगे, है कि नहीं? सही बात। तो ये जो कहते थे, इनका कहना था श्रमिकों को कि छोटे नगर तथा कस्बे में काम करना चाहिए, तथा किसानों के लिए इसने एक प्लांक्स बनाया था। क्या बनाया था? प्लांक्स बनाया था। ठीक है, लेकिन ये प्लांक्स बनाने की जो योजना रखी थी, लेकिन परंतु यह असफल रहा। ठीक है, क्या रहा? असफल रहा। तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। चलो भैया मिलते हैं आपसे कभी और। ठीक है, देखो यूटोपियन समाजवादी में आई लुई ब्लाम।
अब देखो भैया लुई ब्ला की दिमाग देखो, इसने क्या विचार रखा था, बोला फ्रांस के राजनेता एवं इतिहासकार थे, ये जो थे क्या थे, ये फ्रांस के राजनेता एवं इतिहासकार थे और समाजवादी के समर्थक तथा सुधारों के पक्षधर थे। कौन? ये लुई ब्ला। ग्रामीण गरीब को रोजगार देने के लिए इन्होंने सहकारी संस्थाओं का निर्माण किया। अब ये तो थे कौन? राजनेता था, तो सीधी सी बात है ये नेता था तो कुछ ना कुछ सरकारी चीजों पे हक जमाएगा ही जमाएगा, ठीक है। तो सहकारी संस्थाओं को निर्माण का सुझाव दिया और दर्शन उदारवादी चिंतकों के विपरीत लुई ब्ला, ठीक है, राज्य की शक्ति में विस्तार चाहता था ताकि श्रमिकों को हितों की सुरक्षा हो सके। मतलब ये चाहता था कि राज्य का जो है ना, राज्य का जो है थोड़ा विस्तार होना चाहिए ताकि जो राज्य की जो शक्ति है अगर उसमें विस्तार हो जाए तो श्रमिक लोग जो थे, जो किसान वर्ग के लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उसकी सुरक्षा हो सके ताकि उसको काम मिल सके। यहाँ पे लुई ब्ला होगा, ठीक है। कौ को मत समझिएगा, कौ खत्म, कॉज खत्म, ठीक है। तो ये चीजें थी, ज्यादा कुछ था नहीं। इसका नाम पूछा जाता है, भैया बताइए यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे, तो बता सकते हैं ना भाई। ओके आ जाओ भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अब आया रॉबर्ट ओवन, ठीक है, ओवेन, रॉबर्ट ओवेन। देखो अंग्रेजी नाम ना अंग्रेजी की तरह होते हैं, अपने इधर क्या चलता है, राम सीता, ठीक है, रमेश, ये सब चलता है। यह देखो रॉबर्ट ओवेन, यह एक ब्रिटिश उद्योगपति था भैया और इसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना किया। ये श्रमिकों के लिए भगवान के रूप में थे। अब देखो भैया एक चीजें याद रखना, अगर आप किसी को सताओगे ना आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। ये एक बात कहना नहीं, इसका इनका ये इनके साथ भी वही हुआ था। ये जो बंदा है कौन थे, ये भाई रॉबर्ट ओवन, ठीक है। ये जो बंदा देख रहे हो ना बहुत अच्छे इंसान थे। इसने क्या किया, इसने चिंता फिक्र छोड़ दिया कि मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, घाटा लगेगा या नफा लगेगा। उसने क्या किया, श्रमिकों लोगों के लिए, किसान वर्ग के लोगों के लिए, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए उसने क्या किया, न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना किया और उसमें सभी श्रमिकों को अच्छी सुविधा प्रदान किया, अच्छी सुविधा दिया। मतलब सारा चीज प्यार से, सबसे वार्तालाप प्यार से करते थे, समय पे उनकी सुरक्षा, उनके पैसे, उसके खाने के जुगाड़, सारा चीज ये करते थे। अरे भैया इतना सब चीज मिलेगा तो श्रमिक लोग तो दिल खोल के काम करेंगे, ठीक ना। गरीब बेईमान नहीं होता है, गरीब बेईमान नहीं होता, अमीर बेईमान होता है, ठीक है। तो ये जो है दिल खोल के मजदूर लोग इनका काम किए। तब ये देखा कि भैया इसको दूसरी लोग जो है इनको बहकार दे, भैया तू इतना इतना दे रहे हो गरीब लोगों को तो कहीं तुमको घाटा नहीं लगेगा, घाटा नहीं लगेगा। तो बोला घाटा लगेगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन हम गरीबों को नहीं सताएंगे, श्रमिकों को नहीं सताएंगे। घाटा लगने के वजह देखा जाए तो इनको क्या हुआ, मुनाफा कम होने के वजह और भी क्या होने लगा, अधिक होने लगा। क्या कि जो श्रमिक लोग थे वो अच्छे तरह से काम करने लगे। ओके आ जाओ भाई, नेक्स्ट आता है भैया ये कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की कहानी तो और वजह है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। देख लो भैया ये दाढ़ी वाले थे, हमारा हल्का है, चलो इनसे कंपेयर नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये देखो ये कौन है भाई, कार्ल मार्क्स है। थोड़ा सा पिक्चर मैंने नेट से ले लिया, देख लेना आपको इनको, ठीक है। बाबा की तरह लग रहे हैं। चलो भाई ये बहुत अच्छे इंसान थे। देखो कार्ल मार्क्स का जन्म अगर पूछा जाए तो याद रखना 5 मई 1818 में, 5 मई 1818 में को जर्मन के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। भैया यहूदी परिवार में तो हुआ था लेकिन इसने बदल लिया, ईसाई धर्म में आ गया था, ठीक है। कौन सा धर्म में आ गया था, ईसाई धर्म में आ गया था। इनके जो पिताजी थे, इनके जो पिताजी थे हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है। और इसने बाद में क्या किया, इसने अपने धर्म को बदल के ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया और मार्क्स बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा को ग्रहण किया। परंतु वो 1836 में बार्लिन विश्वविद्यालय चले गए। अब बार्लिन विश्वविद्यालय जैसे आए तो यहाँ पे इनके साथ हो गया कांड, बड़का कांड जो सबके साथ होता है। तो भैया इनकी एक मित्र थी, इनकी एक मित्र थी, बचपन की मित्र, ठीक है। न कहता बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, कुछ उसी तरह से इनके साथ है। जहां उनके जीवन में एक नया मोड़ मिला। 1843 ईस्वी में इन्होंने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया, ठीक है। ऐसा कम आदमी के साथ होता है कि बचपन के मित्र और गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए, है कि नहीं, ठीक है। विवाह हो गया और कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 में फेडरिक, ठीक है, फेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे जीवन भर इसकी गहरी मित्रता बनी रही। और इसके बारे में भी पूछा जाता है कब इससे मुलाकात हुआ, ठीक है, इसके बारे में भी
पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ। 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से इसकी मुलाकात हुई, जिससे जीवन भर की मित्रता थी। ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया कार्ल मार्क्स का कौन मित्र थे, तो फ्रेडरिक एंगल्स। देखो दूसरी बात कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किया। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने किया, यह प्रश्न ना 10 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखना कौन, कार्ल मार्क्स। कौन, कार्ल मार्क्स। अब देखो भैया यहाँ पे, अब देखो ये जो था कार्ल मार्क्स जो निकाला था, दास कैपिटल पुस्तक की जो रचना किया था, उसी को क्या बोला जाता है, समाजवादियों का बाइबल बोला जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना मेरे भाई, ठीक है। समाजवादियों का क्या बोला जाता है, बाइबल कहा जाता है। देखो कार्ल मार्क्स का कुछ सिद्धांत था जो कि आज तक मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखा, कोई नहीं बता रखा है, ठीक है। 5 सिद्धांत दे रखा कार्ल मार्क्स जो था, 5 सिद्धांत दे रखा। कौन कौन सा वो समझेंगे। कार्ल मार्क्स का जो है 5 सिद्धांत। देखो अब यहाँ पे ये चीजें कहानी है, द्वैतात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो भैया इसने बोला कि देखो पूंजीपति 2 वर्ग के लोग थे, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति। श्रमिक वर्ग कौन था, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, और पूंजीपति वर्ग के लोग कौन थे, अमीर आदमी जिनके पास धन दौलत था। तो उनके बीच में ना इसने एक चीजें किया कि द्वैतात्मक जो भौतिकवाद है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये द्वैतात्मक मतलब अगर तुमको जिस तरह से वो ट्रीट कर रहा है ना, उसी तरह से उसके साथ ट्रीट करो। बात समझ में आ रहा है। अगर वो सता रहा है तो भैया उनसे बात ही मत करो, छोड़ दो ना काम, हड़ताल कर दो काम को, ठीक है, इसने बोला। उसके बाद वर्ग संघर्ष की सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, जिसे जिसको जितना काबिलियत है उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। वर्ग संघर्ष, जो जिसमें जितना जुनून होगा काम करने की क्षमता या किसी भी चीजों में, तो ये कहते थे उनको उतना आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए, ओके। उसके बाद है इतिहास के भौतिकवाद की व्याख्या। तो इसने इतिहास के भौतिकवाद का जो व्याख्या किया, सिद्धांत दिया कि श्रमिक लोग को पूंजीपति के द्वारा जो सताया गया था उसके बारे में इसने उस चीजों को इतिहास का मतलब पुरानी बातों को याद दिलाना, ये याद दिलाते थे, ठीक है। तो मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अगर भैया अगर मेरा काम करने का अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, अगर 8 घंटे हम ड्यूटी करेंगे तो हमें 8 घंटे की पैसा मिलनी चाहिए। अगर 8 घंटे के बाद ओवर ड्यूटी करवा रहे हो तो फिर हमें 1.5 गुना पैसा चाहिए। बात से समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें कह रहा था कि जिसको जिसकी योग्यता के अनुसार उनको पैसा दो भैया, और जो काम भी है उसके हिसाब से भी पैसा मिलना चाहिए। जो जिस पोस्ट के लिए है उसे वो पोस्ट मिलना चाहिए जो पद के लिए है। तो राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना किया। मतलब ये राजहीन वर्गहीन क्यों था, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे उसकी संख्या भैया कम था, और जो श्रमिक वर्ग के लोग थे ना उनकी संख्या अधिक था। तो उसमें जो है इसने बोला इन गरीबों जो मजदूर लोग थे, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, तो इनको ये बोला कि भैया तुम तो अधिक हो जनसंख्या में, काहे को टेंशन लेना, टेंशन ही मत लो। अगर वो कुछ बोले तो उनके विरोध करो, राज्यहीन कर दो, वर्गहीन कर दो, उसको अपने से हटा लो, तो देखो कहाँ जाएगा, खेत पे आ जाएगा एक दिन। बात समझ में नहीं आया कि नहीं है। अगर हमने पहले ही बोला था ना, अगर गरीब हैं, अगर अमीर कोई व्यक्ति हैं तो हम गरीब के वजह से हैं, है कि नहीं, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ चीज़ें और भी समझेंगे। फिलहाल एक घुट स्वैग से ले लेते हैं। चलो कार्ल मार्क्स लंदन में, ध्यान देना यहाँ पे, देखो भाई लंदन में 1864 ईस्वी में मार्क्स का प्रयास प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई। ये चीजें याद रखना। और इस सम्मेलन में भाई, इस सम्मेलन में नारा दिया था लंदन में 1864 ईस्वी में मार्क्स के प्रयास से, जो कार्ल मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई। और इस सम्मेलन में कार्ल मार्क्स ने नारा दिया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, फिर से समझेंगे, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ओके चलो, इसने कौन नारा दिया था भैया? ये कार्ल मार्क्स थे। कौन थे भाई? कार्ल मार्क्स थे, याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहां पे प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है, चलो भाई इरेज हो जाओ, आ जाओ। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई थी इसने खुद किया था 1864 में, इसने खुद किया था। कौन? कार्ल मार्क्स ने। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 में, 1889 में कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना भी कहा जाता है। और दूसरी बात कि 1 मई 1890 में सारे यूरोप और अमेरिका के लाखों मजदूर हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। ये कहानी जो है मजदूर दिवस वाली है, कहाँ से रिलेटेड है भैया? ये कार्ल मार्क्स से ही रिलेटेड है। तो कार्ल मार्क्स का भांति भांति की तरह भिन्न भिन्न काम थे और अच्छे व्यक्तित्व थे। चलो भाई, ये चीजें समझ में आए। आइए अगला हम आपको समझाते हैं। अब आते हैं बोल्शेविक क्रांति, जिसे रूस की क्रांति भी बोला जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो बोल्शेविक क्रांति का जो मुख्य कारण था, ये ना बहुत ही गजब चीज है, ये समझने में मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे निरंकुश निकोलस का शासन, निरंकुश जिस पर कोई अंकुश ना हो भैया, उसे निरंकुश कहते हैं। अब ये जो निरंकुश है, इसके नाम के साथ ही मैंने जोड़ दिया निरंकुश। इसका मतलब ये अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा, प्रजा के साथ बहुत गलत व्यवहार करता होगा ये, और प्रजा को कोई अधिकार नहीं देता होगा। सीधी सी बात है, निरंकुश का तो मतलब यही निकालते हैं अपन लोग, है कि नहीं? आ जाओ भाई। तो ये जो थे निरंकुश निकोलस द्वितीय, ये देखो यहाँ पे निकोलस द्वितीय, ठीक है, द्वितीय ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखे का शासन। अब देखो भैया, ये जो थे, इनकी पत्नी का नाम जो था, पत्नी का जो नाम था भैया, इनकी वाइफ जो थी, ठीक है, वाइफ ही लिख देते ज़्यादा समझिएगा, जरीना। ठीक है, जरीना। और इसके जो धर्मगुरु थे बच्चों, धर्मगुरु थे रासपुटिन। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। इसकी वाइफ और ये धर्मगुरु के बारे में इंटरेस्टेड है, इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो देखो, ये जो निरंकुश निकोलस का शासन था, बोल्शेविक क्रांति का जो मुख्य कारण था, प्रमुख कारण में से निकोलस का निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन, स्वेच्छाचारी मतलब अत्याचारी, सीधी सी बात समझो। ठीक है, निकोलस के शासन के समय उसकी जनता जो था, उसकी जनता को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि निकोलस चाहता ही नहीं था कि उसकी जनता को किसी भी प्रकार का अधिकार मिले। निकोलस अपनी जनता पर अधिकार करके उन पर अत्याचार करते थे था, और यही वजह है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का भी उदय हुआ था। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया इनकी वाइफ के बारे में, जरीना और धर्मगुरु रासपुटिन, इसकी कहानी में आगे आपको प्रथम विश्व युद्ध में बता दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। अब भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर, चलो भाई ये क्या हुआ, ब्लर हो रहा ना, चलो ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे ना बाद में मुझे कमेंट करते हैं सर ये पीडीएफ नहीं मिल रहा है। तो भैया पीडीएफ लेने के लिए ना आप लोग को क्या करना होगा, ध्यान देना। यहाँ पे ये क्या है भाई, ये गूगल है। क्या है भाई? गूगल है। गूगल में सर्च करना है ना आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आर्यन ऑनलाइन सर्च करोगे तो भाई, तो यहाँ पे आप लोग को ना ये देखने को मिल जाएगा aryanonlineclasses.com। तो यहाँ पे ये इस पर क्लिक कर दीजिए या इस पर क्लिक कर दीजिए, तो पेज खुल के आ जाएगा। जिस सब्जेक्ट को आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है कर ले सकते हैं। ठीक है, अब बाकी इतने देर से हम बक कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि नहीं? कर लेना भाई, गरीब आदमी का भला हो जाएगा। लाइक कर देना, एक लाइक तो आप लोग का बनता है। एक शेयर कर देना भाई, शेयर नहीं करते हो, बहुत गलत करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो पता नहीं, लेकिन कर देना। ठीक है, और एक कमेंट करके बताना कि चैप्टर 3 कब आएगा, और इसमें रिलेटेड कुछ चीज़ें हो तो वो भी बताना। ओके, आ जाओ। चलो, हम तो दूसरी भावनाओं में खो गए थे। चलो भाई, हेलो, चलो अब देखो ये दूसरी कारण, देखो कहाँ गए भाई, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का मुख्य कारण में दूसरा कारण ये भी था कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हो गया। भैया जहाँ के नेता खराब रहे, उनका जनता खराब होगा या नहीं होगा? वहाँ पे विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है। वहां पे तो राजतंत्र चलता था। वहां पे क्या चलता था बाबू? राजतंत्र चलता था। राजतंत्र किसको कहते हैं? जहां पर राजा का चलता हो और दूसरा कोई नहीं बनेगा। अगर ये राजा मर गया तो ये मत समझ एक समस्या खत्म है। उनके बेटे, उनके पोते, मतलब आगे आगे उसके जो जितने भी जो जन्म होते जाएंगे, उनके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, ये चीजें चलती रहेगी। ठीक है, वही राजा बनेगा और उनके अनुसार भी हमको चलना होगा। खेत अपना रहे, खाना अपना रहे, तब फिर भी उनके अधिकार के बिना खा नहीं सकते हैं। चलो, तो वहाँ पे जो जनता की जो है ना बोल्शेविक क्रांति के कारण ना, ये और कारण बोल्शेविक क्रांति का एक कारण और भी था ये।
कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब होने लगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल्शेविक, ठीक है, यहाँ पे देखो बोल्शेविक क्रांति का एक प्रमुख कारण इसको भी माना जाए कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हो रहा था। रूस में उच्च वर्ग के लोग सारे अधिकार प्राप्त थे। रूस में जो था उच्च वर्ग के लोग को जो है सारे अधिकार प्राप्त थे और निम्न वर्ग के लोग को जो है किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो निम्न वर्ग के लोग को सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इनकी इस स्थिति ना हो बोल्शेविक क्रांति का जन्म दिया। इससे भी तो बोल्शेविक क्रांति या रूस क्रांति याद रखना, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। बोल्शेविक क्रांति बोले या रूस क्रांति बोले, कोई दिक्कत जी नहीं ना। तो ये भी कारण था कि भैया जो गरीब आदमी थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो निम्न वर्ग के लोग को जो है सताते थे, इसको जो है बड़ा सताते थे। ये चीजें ना गरीब को ना बहुत सताया जाता है, ठीक है, गरीब आदमी को बहुत सताया जाता है, ठीक है, ये चीजें याद रखना है आप लोग को। तो ये भी एक कारण था सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब होना, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का ये भी एक कारण था। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो भैया जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, वहां तो मैंने निकोलस बोला था, याद रखना जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। तो ये जो जार निकोलस द्वितीय था भैया, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, 2 दे दो, द्वितीय हो गया, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम मैंने बताया था आपको, याद है, जरीना, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एक धर्मगुरु थे, कौन थे, धर्मगुरु कौन थे भैया, रासपुटिन। देखो अब ये जो थे जार निकोलस द्वितीय का मुंह कान फूल गया, कहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध में। अब बहुत सारे बच्चे के मन में चल रहा होगा सर प्रथम विश्व युद्ध में भारत भी लड़ रहा था, लेकिन भारत का नाम नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जिसका राज चल रहा था, वो यहाँ के व्यक्ति को लेके गया था वहां पर लड़ने के लिए, लेकिन भारत का नाम नहीं है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो बोल्शेविक क्रांति का कारण प्रथम विश्व युद्ध भी था और रूस की साम्राज्यवादी नीति के दौरान क्रांतिकारी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे और प्रथम विश्व युद्ध के होने के बाद लोगों की क्रांति का तेज लहर दोहराई, अतः बोल्शेविक क्रांति के कारण बना। और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़ी संख्या में रूस में सैनिकों को वेतन नहीं दिया गया, जिससे सैनिक भड़क उठे और उसने भी बड़ी बोल्शेविक क्रांति के रूप ले लिया। भैया ये जो था हरामी कौन था भैया, जार निकोलस द्वितीय। अब इनका शासन चल रहा है रूस पे, अभी इनके सैनिकों को पैसा नहीं दे रहा, तो बोला भैया ये तो मर ही रहा, चलो हम लोग भी काम करना छोड़ दिए। इसने भी क्या किया, सैनिक लोग जो थे रूस के जो भी सैनिक था उनको पैसा नहीं मिल रहा था, उनको दिक्कत हो गया। अब ये मुंह तो चुरा ही लिया था, मुंह तोड़वा लिया था, ठीक है, किन से, बाकी जो जिससे लड़ाई हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, इस अपने अपोजिट पार्टी से मुंह थुरवा लिया था। अब मुंह थुरवा लिया तो यहाँ पे लोगों को सूचना मिला, गांव जो इनके समाज में था सब वहाँ राजा को कुटाई चल रहा है। और इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, तो भैया इनकी जो वाइफ थी जरीना, ये जरीना, ठीक है, जरीना जो थी इनकी वाइफ थी और बहुत सुंदर थी, सुशील थी। अब उसे क्या लेना देना आपको, ठीक है। तो ये जो थी इनके साथ इनका संबंध चलने लगा, अफेयर चलने लगा। ये यहाँ पे मुंह तोड़वा रहा था और यहाँ पे ये मुंह काला कढ़वा रही थी, किनके साथ, धर्मगुरु के साथ, किनके साथ, धर्मगुरु के साथ। और ये ना किताब में शायद होगा या नहीं होगा, आप चेक कर लेना, लेकिन ये बातें जो हैं आप याद रखना कि जरीना का जो अफेयर चलने लगा, किनसे चलने लगा, धर्मगुरु रासपुटिन से, ठीक है। यहाँ पे हाँ किताब में दिया है, ठीक है, लेकिन उतने हाइड करके दे रखा, अफेयर की बात नहीं चल रही है। तो ये जो है इसके साथ इसका जो है रिलेशन बनने लगा, संबंध चालू हो गया, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना बातों को, मेरी चीज समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो कारण आ जाता है रूस और जापान के बीच में युद्ध, ठीक है। खूनी रविवार भी इसी में आ जाएगा, इसी में मतलब रूस क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के कारण में आ जाता है। बोल्शेविक क्रांति का एक प्रमुख कारण जो है 1905 में रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था और रूस और जापान के बीच में जो युद्ध हुआ था रूस हार गया था। भैया यहीं पे जो है रूस जाता है हार और जापान की विजय हुई। और इस युद्ध के बाद जापान ने रूस के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे रूस के लोगों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और बोल्शेविक क्रांति का कारण यह भी बन गया। यहाँ के राजा तो पागलपंती कर ही रहा था, पहले से अत्याचार कर रहा था, तो भैया कौन दिक्कत है, यहाँ पे समझना मेरी बातों को, ध्यान से समझना। जिस देश का राजा ही खराब हो तो क्या दिक्कत है, लोगों का अब लड़ाई हो रहा है तो लोग क्या करेंगे,
भले मार उसको मुंह कान तोड़ दे, पहले से वो खत्म है, कौन उसका हेल्प करने जाएगा भाई, जो पहले से खत्म इंसान है थे, क्योंकि अत्याचारी थे ना वो। तो रूस और जापान के बीच में युद्ध का कारण भी क्या बना, क्रांति बना, बोल्शेविक क्रांति बना या रूस क्रांति बना। अब आते हैं हम लोग खूनी रविवार। अब देखो खूनी रविवार, यह तो लड़ाई चल ही रहा था। अब किसी भी देश में लड़ाई चले भैया, वहां की जो हालत है खराब ही हो जाएगा मजदूर का, गरीब आदमी क्या करेगा, पैसा आएगा ही नहीं, काम होगा नहीं तो क्या होगा। तो उसी तरह से होता है ये खूनी रविवार। अब ये खूनी रविवार की कहानी क्या है, ध्यान समझना। जार निकोलस की कई नीतियों के खिलाफ मजदूरों ने, जो गरीब लोगों थे, उसे गुस्सा था, और जब वो जार निकोलस से मिलने निकले, मतलब अपना फौज लेके, फौज नहीं, गरीब लोग का फौज नहीं होता, 10 आदमी लेके निकला, हड़ताल कर दिया, भैया हमको हक दे दो, हमको हक दे दो, हमें रोटी दे दो, ये कहते हुए जो वहां के मजदूर निकले, ठीक है, मजदूर निकले, और सैनिकों ने, जो जार निकोलस का सैनिक था, वो छते पर से तान दिया गोली, किस पे, गरीब आदमी पे, और गरीब आदमी को भूंज दिया था, ठीक है। उसी दिन उन पर गोलियां बरसा दी गई, और इन दिनों रूस के इतिहास में ब्लड संडे यानी खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसी घटना के बाद 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति की शुरुआत हुई 1917। अब भैया ये चीजें जो हुआ, जो रूस की जो क्रांति का कारण आप लोग समझ लिए, क्रांति का कारण आप लोग समझ लिए, रूस क्रांति का कारण समझ लिए। जार निकोलस अत्याचार थे, वो खुद उनके देह में दम नहीं था तो वो लड़ेगा दूसरे से क्या, उनकी बीबी दूसरे के साथ रंगरलिया मरा रही है, ठीक है। तो ये जो है रूस का स्थिति खराब हो गया। तो उसके बाद 1917 में व्लादिमीर लेनिन आई। अब लेनिन आया, अब लेनिन की कहा नेतृत्व में रूस क्रांति की शुरुआत होती है कैसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए लेनिन के बारे में सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अगर लेनिन की बात करें तो सबसे पहले पूछा जाए कि भैया ये इसका जो जन्म हुआ था, याद रखना, ठीक है, जन्म जो हुआ था 22 अप्रैल 1870 में, और 21 जनवरी 1924 में इसकी मृत्यु हो गई। 70, 30, इधर 24, 30, 24, 54, इसकी ये कितने दिन रहा भैया, 54 साल में ये चल बने, ठीक है। और इसका पूरा नाम था व्लादिमीर, देखो ये याद रखना, ठीक है ना, ये तो मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन आप लोग याद रखना, ठीक है। मुझे लेनिन याद रखता है, लेनिन तो याद ही होगा आप लोग को, ठीक है। तो अगर एग्जाम वगैरह में तो इसे पूछ दे तो याद रखना, ठीक है। देखो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, ठीक है। अब देखो सिम्ब्रास्क गांव में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, सिम्ब्रास्क गांव में इसका जन्म हुआ था। इनके बारे में हम लोग सबसे पहले तो अच्छी तरह से जान लेते, क्योंकि पूछ देता है। जब मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति हुई थी तो जर्मनी की सहायता से भैया ये लेनिन जो है कहाँ पहुंच गए, रूस पहुंच गए, ठीक है, रूस पहुंच गए। और वहाँ रूस के जनता भैया हो गए खुश, रूस में आए कौन, लेनिन। अब लेनिन तो कुछ अच्छा करेंगे, चलो भाई अच्छा करते हैं या खराब दिखाते हैं। उसने आते ही घोषणा कर दिया, लेनिन आया हीरो की एंट्री में, हीरो की एंट्री में आया, और हीरो की एंट्री में आया और कहता है अरे भैया टेंशन मत लो, हम आ गए हैं, अब हम सुधार देंगे, ठीक है। तो वो गरीब और श्रमिक पे अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते थे। अब ये जो है नेतृत्व करेगा रूस की क्रांति को, यही नेतृत्व करेगा ना, तो बोल्शेविक क्रांति या रूस क्रांति, ठीक है, ठीक है। तो आया, बोला भाइयों एवं बहनों, अभी जो है ये क्रांति खत्म नहीं हुई है, अब शुरू हुई है, ठीक है, ये क्रांति अभी खत्म नहीं हुई है। बोल्शेविक दल के कार्यक्रम में इसने अप्रैल थीसिस के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। अब लेनिन ने नारा दिया, भूमि शांति और रोटी, भैया हमें भूमि दे दो, जगह दे दो रहने के लिए, और शांति से हमें जीने दो, और दूसरी बात कि उसमें रोटी दे दो। अब ये जो केरेंस्की सरकार को उल्टा देने के निश्चय किया, ये बोला कि भैया सरकार अगर ये चीजें नहीं मानी तो भैया हम इसको उल्टा फेंक देंगे ना, चलो भाई तो ये फेंक देंगे। तो हुआ कि ये तो आते ही अपना तेवर दिखाने लगा, कौन, भैया लेनिन जैसे एंट्री लिया, इसने क्या बोला, भैया भाइयों बहनों आप लोग टेंशन मत लो, हम आ गए हैं, अब ये क्रांति शुरू ही हुई है, खत्म नहीं हुई है, अब हम यहाँ से चाल चलेंगे। और बोल्शेविक क्रांति में ये गए, तो बोल्शेविक क्रांति के कार्यक्रम चल रहा था उसमें गया, और ये अप्रैल थीसिस से प्रसिद्ध हो गया। बोला भैया तेरे लोग से नहीं होगा, हाथ जोड़ता हूँ, तू बगल हो जा, तू क्या हो जा, बगल हो जा, अब मैं करूंगा यहाँ की। तो ये अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी बात कि इसने डायरेक्ट सरकार से वादा कर लिया, मतलब डायरेक्ट तन गया, अबे भाई साहब अगर आपको मुझे
भूमि, शांति और रोटी देने हैं तो दे दो, नहीं तो हम तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, वही हुआ। 7 नवंबर 1917 में पेट्रागाद के सभी सरकारी संस्थाओं पर अधिकार किया और करेंसी की सरकार को भगा दिया। देखो इतने आए और गर्दा छुड़ा के चले गए। ओके, आ जाओ भाई। अब जो है चलो यहां तक हो गया। लेनिन के बारे में हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। अब शासन का बगडोर बोल्शेविक के हाथ में आ गया। लेनिन को अध्यक्ष तथा ट्रास्की, मेरा प्रोनाउंस इस नाम से सही नहीं है, ट्रास्की याद रखना, को विदेश मंत्री बनाया गया भैया। अब देखो ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि, अब ये जो है इस संधि के दौरान सोवियत रूस का 1/4 भाग गंवाना पड़ा और इस समय विश्व युद्ध से बाहर था, आंतरिक समस्याओं को देख रहा था। इधर अमेरिका, जापान और ये जो था फ्रांस, सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। बात समझ में आया? ये जो आपने देखा इसमें जो अब क्या क्या लेनिन के साथ ही, अब ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर एक पॉइंट भी मिस होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कहानी यह है कि भैया अब शासन का जो बगडोर है बोल्शेविक के हाथ में आ गया। ठीक है, अब सही से सब चीज चलने लगा था वहां के देश में, तो वो सोचा कि भैया लेनिन तो बड़ा काम किया है, डायरेक्ट एक्शन लेता है। लेनिन को उसने क्या क्या अध्यक्ष बना दिया और ट्रास्की, ये मेरा प्रोनाउंस सही नहीं नाम बोलने का, ठीक है, उसको विदेश मंत्री बना दिया। अब होता क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि। अब इसमें देखो हुआ क्या, इस संधि के दौरान सोवियत रूस का, ध्यान देना, सोवियत रूस का 1/4 भाग गंवाना पड़ गया। काहे कि इस समय विश्व युद्ध से ये कहाँ था, बाहर था। बाहर निकलेगा तो दूसर देश वाला दबारेगा ही दबारेगा, नहीं समझे? अगर हम अपने बॉर्डर पे नहीं रहेंगे, विश्व युद्ध चल रहा है, तो क्या होगा, उधर से जो दूसरे देश वाले वो दबाव डालेगा और वो 1/4 भाग जो है कहाँ गया भैया, 1/4 भाग गंवाना पड़ गया। और उस समय जो है विश्व युद्ध से ये बाहर था, आंतरिक समस्या देख रहा था ये उस समय। अमेरिका और जापान और फ्रांस, सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। अब ये क्या, रूस पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब ट्रास्की के नेतृत्व में विशाल लाल सेना का गठन हुआ, ये विदेश मंत्री जो बना था। ठीक है, और दूसरी तरफ चेका नामक गुप्त पुलिस का संगठन हुआ, चेका नामक गुप्त पुलिस का संगठन हुआ। तो भैया बोला वर्दी में तो दिक्कत है, वर्दी उतार दो, चेका बन जाओ, मतलब चुपचाप बला को। ठीक है, तो उस तरह से ये गठन किया गया और विशाल लाल सेना का गठन किया, ये विदेश मंत्री जो था भैया। ठीक है, ट्रास्की विदेश मंत्री जो बना था, इसने लाल सेना का गठन किया। अब मारधार एक्शन से भरपूर होगा। ठीक है, अब लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदल कर क्या बना दिया, साम्यवादी दल कर दिया। अब देश का झंडा हसुआ और हथौड़ा था, जो कि साम्यवादी का प्रतीक था। अब भैया यहाँ पे हसुआ और हथौड़ा आया तो किसान के मन में बल छा गया कि भैया अब हम भी लड़ेंगे। बोल्शेविक दल कम था और किसान के बहुमत में था। ठीक है, और इसी तरह किसानों पर नियंत्रण लगाया तो किसान हड़ताल कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो ध्यान देना, यहाँ पे अब थोड़ा सा खटक गया, दिमाग इनका चटक गया, किसका, किसान का। अब बोल्शेविक दल जो था कम था और किसान बहुमत में ज़्यादा था, किसान और जो था बहुत ज़्यादा था। अब इसी तरह किसानों पर नियंत्रण लगाया तो किसान इस पर हड़ताल रच दिया। अब हड़ताल रचने के बाद दिक्कतें होने लगी, समस्या होने लगी। ठीक है, ये चीज़ें समझ लो। ठीक है, हड़ताल कर दिया कि भैया ये लेनिन भी खराब आदमी है, इनको लगने लगा। लेकिन लेनिन जो है इसके लिए लगा कि ये गलत कर रहा है, लेनिन उसके लिए नई आर्थिक नीति को लाया। लेकिन उसको नई आर्थिक नीति हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये ट्रास्की, देखो प्रोनाउंस सही नहीं है मेरा, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, ये 7 नवंबर 1879 से 21 अगस्त 1940। ठीक है, ये जो हो गया आपका इसका जन्म। ठीक है, ये हो गया अब इनकी मृत्यु, याद रखना। ठीक है, 7 नवंबर 1879 और 21 अगस्त 1940 तक। ठीक है, इधर हो गया मतलब ये 19 साल, 20 साल, 21 साल और उधर 40, 60, 61 साल जिया था। ठीक है, रूस के मार्क्सवादी क्रांतिकारी और सिद्धांतकारी ट्रास्की, ठीक है, से सोवियत राजनेता तथा लाल सेना के संस्थापक और प्रथम नेता थे। ध्यान देना है। ठीक है, ये ट्रास्की अगर पूछ दे, अगर इसका जन्म पूछ देती याद रखना, अगर मृत्यु पूछे तो याद रखना। और रूस के मार्क्सवादी क्रांतिकारी और सिद्धांतकार
सोवियत राजनेता थे और लाल सेना का संस्थापक भी था। यह लाल सेना का संस्थापक कौन है, तो याद रखना ये चीज़ें, और प्रथम नेता भी थे और ये विदेश मंत्री भी बना था। मैंने इसके बारे में चर्चा किया। अब आता है नेक्स्ट स्टालिन। देखो ये भाई, ये जवान इंसान है, मूछेदारी थी, ठीक है। इसकी इसलिए अभी मैं इनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, इनके बारे में चर्चा करूँ क्योंकि आगे ये आएंगे, ठीक है। अब देखो स्टालिन 1924 से 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ के नेता थे और 1941 से 1953 तक सोवियत संघ के प्रधानमंत्री भी थे। और स्टालिन का जन्म गोरी जॉर्जिया में हुआ था। तो एक बार और हम रिवीजन करवाना चाहेंगे मेरे भाई, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। देखो रिवीजन इसलिए करवा रहे ताकि आपको याद रहे। स्टालिन जो थे 1924 से 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत रूस के नेता रहे थे और 1941 से 1953 41 से 53 तक, ठीक है। अब इधर देखो 9, इधर देखो 3 साल, 9 3 12 13, ठीक है, तक सोवियत संघ का प्रधानमंत्री बना था। सॉरी क्या हुआ भाई, ये जो था सोवियत, ठीक है, सोवियत, चलो भाई ये गिर गया था मेरे से इधर पेन, ठीक है। सोवियत संघ का प्रधानमंत्री भी था और स्टालिन का जन्म जो था गोरी जॉर्जिया में हुआ था। ओके, क्लियर हुआ चीजें। अब नई आर्थिक नीति आ गया भैया। नई आर्थिक नीति जो है मतलब ये हो गया, अब नया रूल नियम लागू चालू हो गया। जब किसान हड़ताल किए, लेनिन बोला भैया तुम लोग टेंशन मत लो, नई आर्थिक नीति ला रहे हैं, ठीक है। देखो नई आर्थिक नीति में क्या हुआ, नया नियम, नया लागू चीजें कर दिया उसने। अब किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था, वह उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। एक निश्चित कर लगा दिया, भैया इतना रुपया तुम्हें देना पड़ेगा किसान को, ठीक है। अब देखो दूसरी बात कि सिद्धांत में जमीन राज्य की थी, फिर भी व्यवहार कौन करेगा, किसान करेगा, ठीक है। अब 20 से कम कर्मचारियों वाला उद्योग का एक व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। उसने बोला कि भैया अगर 20 से कम अधिकारी आपके अंदर काम करता, मान लो हमारे साथ 5 लड़के काम करते हैं, 10 लड़के काम करते हैं, तो उसका जो है व्यक्ति रूप से, उद्योग का व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल जाएगा। उद्योग का वर्गीकरण कर दिया गया और निर्णय और क्रियान्वयन बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। तो ये सब जो थे नई आर्थिक नीति के अंतर्गत थे, और भी है, ध्यान देना, ठीक है। 5वां उसने कहा व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा की जो है राजकीय एजेंसी द्वारा किया जाएगा। भैया एजेंसी आएगी, उनके आपके जीवन बीमा करेगी, जीवन बीमा समझते हैं ना, ठीक है। चलो अब विदेशी पूंजी पर सीमित तौर पर आमंत्रित किया जाएगा, मतलब विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित किया जाएगा, मतलब कम विदेशी चीजों को यूज करना है, ओके। विदेशी चीजें बहुत ही कम यूज करना है। अब इधर मैं ये इसलिए देख रहा हूँ, इधर एक लगा हुआ है ना, वो देखना पड़ता है, कभी कभी ये माइक का आवाज़ चला जाता है तो 1 घंटे 2 घंटे की जो 1.5 घंटे की जो रिकॉर्डिंग होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह के माइक है, ठीक है, महंगा तो है बट ये चीज़ें होती है, टेंशन नहीं लेना, इसलिए मैं वहाँ देखता हूँ। चलो भाई अब देखो 7वां है विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित किया जाए, बहुत कम चीज़ों के लिए उपयोग किया जाएगा विदेशी चीज़ों को, ठीक है। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोला जाए, चलो बहुत बढ़िया। ट्रेड यूनियन के अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दिया गया। हालांकि लेनिन के इस नीति का आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना, फिर भी 2 कदम आगे रहना समान है। बात समझ में आया। देखो ये जब लेनिन जो था, देखो लेनिन अपने हिसाब से जो है, लेनिन, ठीक है, कहाँ गया भैया, कहाँ पे हम बात कर रहे थे, चलो हाँ, लेनिन ट्रेड यूनियन अनिवार्य सदस्यता पर समाप्त कर दिया गया। लेकिन हालांकि जब ये चीज़ों को समाप्त किया था लेनिन ने, तो इस बहुत सारे आदमी को ना बुरा भी लगा था, ठीक है, बुरा लगा और इस नीति का आलोचना भी किया। लेकिन लेनिन ने एक बात कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो उसने कहा था
3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम अगर हम लोग पीछे हट भी जाते हैं तो फिर भी 2 कदम आगे रहना समान है। बात समझ में आया? चलो ये चीज़। अब देखो यहाँ पे लेनिन की मृत्यु हो जाती है। अब भैया लेनिन की मृत्यु हो गई, सब दिन तो वो जिंदा रहेंगे नहीं। मैंने आपको बताया था लेनिन कितने दिन, 54 साल शायद बताया था ना, 54 साल तक वो जीवित रहे थे। उतने दिन में बहुत काम कर दिए। इसको तो मैं भैया हम हीरो मानते हैं, ये हीरो थे, आए इंटरव्यू में ही गर्दा छुड़ा दिए। ठीक है, अब देखो 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी की समस्या आ गई। अब देखो भैया ये तो अपना करके चल गए, जैसे हमारे जो जितने भी देश को आज़ाद कराने में थे उनकी सभी की तो मृत्यु हो गई ना। जो प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे, वो सब तो चले गए। लेकिन अब देखो भैया यहाँ पे क्या होता है, हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे राज्य में अब वो चीज़ का वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको फंसाएगा भैया, हमको ये चीज़ दे दो, हमको इस बार वोट दीजिए ना, हम तो पूरे बिहार चमका देंगे, हम यूपी चमका देंगे। ठीक है, लेकिन वोट लेगा उसके बाद कोना में जाके घुस जाते हैं। अभी ना भाई, अभी राष्ट्र और देश के प्रति कुछ नहीं हो रहा, बस अपने प्रति सोच रहे, कुर्सी पे बैठना है, किसी भी तरह में कुर्सी मिल जाए, ये चीजें सोच रही है। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ देखते हैं, विभिन्न समूह पर अलग अलग नेताओं के बीच में सत्ता होने लगा। अब भैया लेनिन तो गए काम से, अब मतलब उनकी तो मृत्यु हो गई। अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अब नेतावा लोग आया, हम बनेंगे। अब एक बीच में हो गया लड़ाई, झंझट हो गया। ठीक है, गंभीर हो गया इनके बीच में, सत्ताधारी जो आया, ये चीजें दिक्कत हो रहा है। अब इस संघर्ष को लड़ते लड़ते स्टालिन की विजय हुई। स्टालिन के बारे में मैंने बताया था आप लोग को। और 1929 में ट्रात्स्की को निर्वासित कर दिया गया और कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन बना? स्टालिन बना। बात समझ में आया? अब आइए आगे, रूसी क्रांति का प्रभाव को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, चलो इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो रूस क्रांति, अरे भैया कहाँ चले जाते हो, कितने दिनों के बाद तो मिलते हो। हाँ चलो भाई, अब रूस क्रांति ये सारा चीज हो गया, स्टालिन अपना ले लिया जगह, जब मृत्यु हो गई तो भैया ये चीजें ना, अब इससे प्रभाव क्या पड़ा रूस क्रांति के बाद, जो बोल्शेविक क्रांति के बाद प्रभाव क्या पड़ा, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। देखो हुआ कि रूस में 1917 तक जारशाही शासन तथा साम्यवादी, जारशाही शासन और उसके बाद साम्यवादी। ठीक है, और रूस में सर्वाहारी वर्ग का सत्ता के लोगों को शासन में हिस्सा लेने लगा। अब सत्ताधारी तो आई गई, जिसे मैंने आपको बताया क्या कि जब यहाँ जो देश कराने में जिनकी मृत्यु हो गई, हमारे भारत देश की बात करते हैं बच्चों, जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें याद करने, बस वो महात्मा गांधी अमर रहे, यही तक याद रखते हैं, बस एक दिन याद करते हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई याद करते होंगे, नेता से लेके कोई भी इंसान, ठीक है, उन्हें 2 दिन याद करते होंगे, 26 जनवरी या 15 अगस्त में। ठीक है, भले आज के डेट में देखा जाए तो सभी के बड़े बड़े अधिकारी के ऑफिस में ना उन लोगों का फोटो लगा रहता है। ठीक है, ये फोटो ही लगा रहता है, बाकी हर किसी के मन में, कोई भी नेता हो, हर किसी के मन में ना आज के डेट में बस कुर्सी ही सारा कुछ, भैया कुर्सी दे दो। ठीक है, इससे अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो वही चीजें लेनिन जब मरी थी, लेनिन की जब मृत्यु हुई थी, तब वही चीजें हो गया, भैया हम रहेंगे, ये चीजें चल रही थी। ओके, आ जाओ भाई, तो ये चीजें थी। और विश्व में जो है 2 भाग में बट गया भैया, विश्व जो है 2 भाग में बट गया। अब कौन सा भाग बटा? पूंजीवादी विश्व बोला भैया तू हट, तू जा, अब मेरे को तेरे से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तू अमीर है, तू अपनी ले रहा है, मैं गरीब हूं, अपने लिए रहे। तो भाई 2 भाग में बट गया। समाजवादी विश्व अमेरिका चला गया, अमेरिका में। और जो पूंजीवादी विश्व जो था कौन बन गया? पूंजीवादी विश्व कौन बना? अमेरिका। और समाजवादी विश्व में कौन आ गया? रूस आ गया। ठीक है, रूस की स्थिति तो सही हो गई। अब रूस की स्थिति सही हो गई ना, अब जितने भी समस्या थी तो खत्म हो गई। अब राजनेता जो चला इस पे। ठीक है, पूंजीवादी और साम्यवादी विश्व में शीत युद्ध। अब भैया यहां पे हम शीत युद्ध के बारे में डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखो शीत वर्ष जो है भैया 40 वर्षों तक चला। अब शीत वर्ष किसको कहते हैं?
शीत युद्ध किसको कहते हैं बच्चों, ये चीजें समझना है। देखो शीत युद्ध जो होता है मुंह से लड़ना, बात समझ में आ रहा है, मुंह से लड़ाई करना, मार देंगे फाड़ देंगे, नहीं मार देंगे फाड़ देंगे दिक्कत हो जाए, मतलब कि मुंह से लड़ाई करना, हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, मतलब मुंह से ही लड़ रहा, लाठी डांग नहीं चला रहा। कितनों गुस्सा हो जाए लाठी डांग नहीं चलाएगा, मुंह से ही लड़ेगा। तो वो शीत युद्ध जो है वही हुआ, मतलब बिना ठाए गोली चलाए लाठी चलाए बिना इस सब चीज़ों की अगर लड़ाई हो रही वो शीत युद्ध थी। और ये लंबे समय तक, लंबे अरसे तक चला, 40 वर्षों तक चला रहा। और रूसी क्रांति के बाद आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, नई आर्थिक नीति का प्रस्तुत किया गया, नई आर्थिक नीति को जो है प्रस्तुत किया गया जो मैंने लेनिन के द्वारा था। रूस क्रांति को जब सफलता मिला तब अन्य गुलाम देश भी यही सोचने लगा। जब रूस क्रांति या बोल्शेविक क्रांति से जब रूस को सफलता मिला, ठीक है, अब सफलता मिला तो भैया ये चीज़ें याद रखना है। जब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। देखो जब किसी के दूसरे आपके पड़ोसी के घर में, सिंपल सी मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक नॉलेजेबल, अगर आपके पड़ोसी में कोई बच्चा पढ़ रहा और बच्चे ने पढ़ के अच्छे नंबर ला लिया, या आपके पड़ोसी में कोई एक जॉब, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में चला जाता, अपनी बात बता रहा हूँ, जब जॉब में चला जाता है ना तो उस दिन बड़ा टेंशन होता है इनको, दूसरे बंदे को। उनके घर में अगर किसी बच्चे को जॉब हो गया, पड़ोस में अगर किसी को जॉब हो गया, या दोस्त में किसी को जॉब हो जाता है तो दोस्त को बड़ा टेंशन होता है, अरे भाई मेरा तो हुआ नहीं, उनका हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। और उस दिन पढ़ेगा, उस दिन वो अच्छे तरह से सोचेगा हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, ये चीज़ें होता है। तो भैया बात यहाँ पे सेम उसी प्रकार से है। जब रूस क्रांति के बाद रूस सफल मिल गया, अब ये सही से जीने लगा, तो रूस के लोगों, तो अन्य जो गुलाम लोग थे, गुलाम देश जो थे, ये भी सोचने लगा भैया अब हम भी मुंह बंद करके नहीं बैठेंगे, अब हम भी तोड़ फोड़ करेंगे, ठीक है। तो इसने भी जो अन्य राज्य, जो अन्य देश थे, उसने भी किया। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। चलो भाई, तो 1 घंटे भी ये वीडियो नहीं पूरा, मैंने सोचा कि इसी तरह 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। जितनी चीज़ें थी वो समझा दी भैया। अब एक चीज़ मैं आप लोग को और क्लियर करवाता हूँ, देखो, ठीक है। अब देखो ना, आजकल के डेट में बता रहा हूँ भाई, दिल पे मत लेना, अगर किन्हीं को बुरा लगे तो ध्यान से समझना। आज के डेट में अगर यूट्यूब पे चल रहा है ना, यूट्यूब पे एक क्लास जो होता है, एक क्लास, एक अध्याय का वीडियो, एक अध्याय जो होता है बाबू, अब क्या पढ़ाते हैं मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, एक अध्याय का वीडियो ना 16 पार्ट में आता है, 16 पार्ट में आता है, गलत मत सोचना, 16 पार्ट्स में आता है, वेब सीरीज की तरह। वेब सीरीज या जो भी सीरीज वगैरह देखते हो आप लोग, उसमें देखते हैं ना, ऐसे सीन पे एंड करेगा कि कल का वीडियो देखना पड़ता है कि नहीं। तो उसी तरह से 16 पार्ट देखना, 16 घंटा देखना एक अध्याय के लिए। भाई मैंने 1 घंटा भी नहीं पूरा हो रहा है यहाँ पे, 1 घंटा भी पूरा नहीं, पूरा चीज़ें पढ़ा दिया। अब वो लोग क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते भाई माफ़ करना मुझे, ठीक ना, अगर किसी को बुरा लगे। तो मैंने ये सारी चीज़ों को एक बार में आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया, है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी ना यार, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपनी राय जरूर देना, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ हो तो फिर से बताना, ठीक है, फिर से इसकी एक और बना दूंगा, टेंशन किस बात की भाई, इतना तो करना। 1 शॉर्टेड वीडियो है भाई, वीडियो को लाइक करना, गला फंस गया, लाइक कर देना, ठीक है भाई, ये चीज़ें कर देना। मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।